नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके है। तो अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें 40 से 80 तक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया है और ये एयरक्राफ्ट आगे चल के हमारे AN-32 फ्लीट को रिप्लेस करने वाली है। इस टेंडर में अभी 18 टन से लेके 36 टन कैटेगरी की एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदने का फैसला किया गया है, जिसमें से अभी एम्ब्रर की तरफ से अपनी C-390, लॉकहीड मार्टिन की तरफ से C-130J सुपर हरकुलिस और एयरबस की तरफ से अपनी A400M एयरक्राफ्ट को ऑफर किया गया, जिनके बीच अभी टफ कंपटीशन चल रही है। इनमें से रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एम्ब्रर की C-390 को लेकर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया था, जिसके बाद अभी एम्ब्रर की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अभी एम्ब्रर का कहना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उनकी C-390M एयरक्राफ्ट को इस टेंडर में खरीदा जाता है या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको एक्वायर किया जाता है, तो वो इन एयरक्राफ्ट की पूरी सर्विस लाइफ के दौरान भारत को अनइंटरप्टेड स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस या सपोर्ट को प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके लिए पहले से ही वो महिंद्रा डिफेंस के साथ टाई अप भी कर चुके हैं। अब बड़े साइज की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ जो प्रॉब्लम आता है वो इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी रेट को लेके आता है और अभी इंडियन एयरफोर्स के जो IL-76 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उनकी सर्विस अवेलेबिलिटी रेट 50% या उससे नीचे रह रहा है। लेकिन वहीं पर अगर इंडियन एयरफोर्स की C-17 की सर्विस अवेलेबिलिटी रेट की बात करें तो वो 90% ज़्यादा पाया गया है। इस वजह से C-17 अभी तक इंडियन एयरफोर्स का सबसे पसंदीदा हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और अभी एम्ब्रर की तरफ से भी इस डील में भारत को ऐसा ही कुछ वादा किया जा रहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स अभी C-390 को खरीदता है तो वो C-390 एयरक्राफ्ट की सर्विस अवेलेबिलिटी रेट को हमेशा 90% से ऊपर मेंटेन करने वाले हैं, यानी कि 10 में से 9 एयरक्राफ्ट हमेशा मिशन के लिए तैयार रहेंगे। और अभी इस बात पर भरोसा भी किया जा सकता है क्योंकि ब्राज़ील की तरफ से भी सेम एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा रहा है और ब्राज़ीलियन एयरफोर्स में मौजूद C-390 एयरक्राफ्ट की सर्विस अवेलेबिलिटी रेट 97% से बेहतर पाया गया, तो वो सेम रिकॉर्ड को भारत के साथ भी कायम रखना चाहते हैं। इसके अलावा भी एम्ब्रर का ये भी कहना है कि अगर ये डील हो जाता है और भारत की तरफ से 60 से 80 के आसपास C-390 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो भारत पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा C-390 एयरक्राफ्ट का ऑपरेटर बन जाएगा, जिस वजह से वो इसकी कंप्लीट MRO फैसिलिटी को भारत में ही सेटअप करने वाले हैं। अगला अपडेट ट्विन इंजन डिग वेस्ट फाइटर प्रोजेक्ट को लेके, जो कि इंडियन नेवी का फ्यूचर नेवल फाइटर जेट होने वाला है और इसे आगे चल के इंडियन नेवी की सभी कैरियर से ऑपरेट करने का प्लान किया गया है। अभी तक आप सभी को ट्विन इंजन डिग वेस्ट फाइटर की डेवलपमेंट हिस्ट्री के बारे में तो पता ही होगा कि इसे किस वजह से डेवलप करना स्टार्ट किया गया था और किस वजह से नेवल एमका को रिजेक्ट करके उसकी जगह पर इसको डेवलप करने का फैसला किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी तक ट्विन इंजन डिग वेस्ट फाइटर की डेवलपमेंट में हमें कोई खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है और अभी के हालात में कंडीशन कुछ ऐसे हैं कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो शायद ये कभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाएगा, फिर बन नहीं पाएगा, क्योंकि आज तक ये ड्राइंग बोर्ड स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया है। अभी तक इसको कैबिनेट कमेटी की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया और इसके बिना इसको ना तो फंडिंग किया जा सकता है फिर इसके लिए कोई डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में मिनिमम 8 से 10 साल का समय लग जाता है और नेवल एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में और भी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर से इसको टेक ऑफ कराने में या फिर ऑपरेट करने में काफ़ी परेशानी होती है और प्रोटोटाइप्स डेवलपमेंट के बाद मिनिमम 3 साल से 5 साल तक इनको लगातार कई टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसको टेस्ट करना पड़ता है। अब वर्तमान के हालात में ट्विन इंजन डिग वेस्ट फाइटर के लिए कोई भी फंडिंग नहीं किया जा रहा है और ना ही इसके लिए अप्रूवल दिया जा रहा है। अगर इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए आज ही कैबिनेट कमेटी की तरफ से मंजूरी दे दी जाती है और फंडिंग को सैंक्शन किया जाता है तो एडीए की प्रीवियस स्टेटमेंट के हिसाब से इसकी पहली प्रोटोटाइप को बनाने में मिनिमम 3 साल लग सकते हैं। इसमें थोड़ा और भी ज़्यादा डिले हो सकता है क्योंकि अभी तक ट्विन इंजन डिग वेस्ट फाइटर की डिजाइन ही फाइनल नहीं हुआ है और उसके बाद आने वाले 4 से 5 साल तक इसकी प्रोटोटाइप्स की फ्लाइट टेस्टिंग जारी रहेगी, जिसके बाद जाकर इसको ऑपरेशनल फ्लाइट के लिए क्लियर किया जाएगा। और हम अभी मिनिमम टाइम लाइन की बात कर रहे हैं तो फंडिंग जितना डिले होता जाएगा तो आप उतने ही 8 से 10 साल और इसमें ऐड करते जा सकते हैं।
तो फुली फास्ट ट्रैक मोड की बात करें, यानी कि अभी अगर फंडिंग को हम लोग कर देते हैं तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को 2035 से पहले अभी के हालात में बनाया जा सकता है। लेकिन ये अगर डिले होगा तो ये टाइमलाइन धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इंडियन नेवी 2035 से पहले अपनी सर्विस में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट करने वाली है, और रिसेंटली एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने के लिए अप्रूवल भी दिया जा चुका है। तो अगर तब तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर तैयार नहीं होता और इसकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, तो इंडियन नेवी को अपनी ऑपरेशन लीड को पूरा करने के लिए, जैसे विक्रांत के लिए रफाल एम को खरीदना पड़ा, वैसे सिचुएशन हमारे सामने आ सकते हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर को हम बिना एयरक्राफ्ट के तो ऑपरेट नहीं कर सकते, जिस वजह से मजबूरी में आके नेवी को इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट को खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसा होने पर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितने कम नंबर में हम इसको अपने सर्विस में शामिल करेंगे तो ये हमारे लिए उतना ही फाइनेंशियली वैल्यूएबल नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट में हम जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसको अपने सर्विस में उसके बाद शामिल नहीं करेंगे तो वो डेवलपमेंट कॉस्ट हम कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, और इसकी यूनिट कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी, जो कि बाद में नेवी के लिए परेशानी क्रिएट करेगी। यानी कि कुल मिलाकर अभी ऐसे हालात हैं जहाँ पर अगर हम टाइम पर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप करना स्टार्ट नहीं करते हैं तो इसका फ्यूचर फ्लॉप हो सकता है, और हमारा वक्त और पैसा दोनों यहाँ पे बर्बाद हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम इसे मिसमैनेजमेंट भी कह सकते हैं, जहाँ पर हमारी नेवी, गवर्नमेंट, एचएएल और एडीए जैसे एरोस्पेस डेवलपमेंट एजेंसी के बीच सही तालमेल ना होने की वजह से ऐसे सिचुएशन हमारे सामने आ रहे हैं या आने वाले, जिसे हम फेस करना पड़ सकता है। अगला अपडेट हैवी कार्गो ड्रोन्स को लेके, और अभी हम ऐसे ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 100 केजी के आसपास पेलोड को कैरी कर सकते हैं। ऐसे ही ड्रोन को खरीदने के लिए पिछले साल इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्वेस्ट को किया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी फॉरवर्ड एरिया में लॉजिस्टिक को सप्लाई करने के लिए हैवी कार्गो ड्रोन को खरीदने का प्रपोजल दिया गया था। अभी भी लॉजिस्टिक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी से आर्मी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो ड्रोन अभी आर्मी के पास मौजूद है 15 केजी से लेकर 25 केजी के आसपास कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कोई मेजर हैवी सामान ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से आर्मी की तरफ से भी हैवी कार्गो ड्रोन को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, जो कि 50 केजी से लेकर 100 केजी तक की कार्गो को एक ही बार में ट्रांसफ़र कर पाएगा। अभी इसी को लेके नवी मुंबई के कंपनी आइडा फौज की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो अभी 500 केजी क्लास के एक ड्रोन को डेवलप करने वाले हैं, जो कि 100 केजी के आसपास पेलोड को कैरी करने में सक्षम होने वाला है। ये एक लॉजिस्टिक ड्रोन होने वाला है, जिसे कंपनी के मुताबिक बहुत सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा इस ड्रोन को सर्वेलेंस के लिए, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए और डिजास्टर रिलीफ जैसे ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन इसका जो प्राइमरी ऑपरेशन रोल होने वाला है वो लॉजिस्टिक को सप्लाई करना होने वाला है। अगला अपडेट असमी मशीन पिस्टल को लेके, जो कि भारत का इंडिजिनस मशीन पिस्टल है। असमी का विकास कर्नल प्रसाद बंसूद के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से, यानी कि डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे की तरफ से मदद किया गया था। इस कोलैबोरेशन ने एक मॉडर्न और पावरफुल वेपन को जन्म दिया था, जिसका नाम असमी मशीन पिस्टल था। अभी तक इस कैटेगरी के जितने भी इंडिजिनस स्मॉल आर्म को डीआरडीओ की तरफ से या एआरडी की तरफ से डेवलप किया गया था, मोस्टली सभी इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को क्लियर नहीं कर पाए थे, लेकिन ये पहली बार था जहां पर इंडियन आर्मी की सभी टेस्ट में मशीन पिस्टल कामयाब हुआ था। जून 2024 में ही इंडियन आर्मी की तरफ से असमी पिस्टल की एक लिमिटेड बैच को ऑर्डर किया गया था, जिसकी कीमत करीब 4.26 करोड़ के आसपास की थी, और ये कॉन्ट्रैक्ट लोकेस मशीन लिमिटेड को मिला था, जो कि फिलहाल असमी पिस्टल्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। और अभी लोकेस मशीन लिमिटेड की तरफ से बताया जा रहा है कि वो इंडियन आर्मी को अभी तक 550 असमी पिस्टल्स को डिलीवर कर चुके हैं, और ये सभी पिस्टल अभी इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड को डिलीवर किया गया है। इंडियन आर्मी के अलावा असमी पिस्टल को अभी एनएसजी की तरफ से, असम राइफल की तरफ से और बीएसएफ की तरफ से भी कंसीडर किया जा रहा है, और अभी इन सभी को असमी पिस्टल को टेस्ट करने के लिए भी दिया गया, जो कि फ्यूचर में इसकी ऑर्डर को प्लेस करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट आर्टिलरी एमुनेशन को लेके, और आप सभी को पता होगा कि लड़ाई में आर्टिलरी गन जो होता है वो मेजर रोल को प्ले करते हैं, और कोई भी लैंड फोर्सेस बिना आर्टिलरी सपोर्ट के दुश्मन पर हावी नहीं हो सकता है। इसी वजह से अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी आर्टिलरी फ्लीट को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है।
वक्त के साथ साथ आर्टिलरी गन्स और इसकी एमुनिशन की टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। पहले आर्टिलरी फायर एक इनडायरेक्ट फायर हुआ करता था, जहां पर एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को टारगेट करके आर्टिलरी फायरिंग की जाती थी, और जो आर्टिलरी सेल्स होते थे इसमें अलग अलग टाइप की फ्यूजेस लगे होते थे जो कि टारगेट एरिया में पहुंचने के बाद एक्सप्लोड कर जाते थे। लेकिन इस तरीके की फायरिंग में प्रॉब्लम ये था कि मोस्टली जहाँ पर आर्टिलरी सेल्स गिरते थे वहाँ पर दुश्मन नहीं होते थे, और कभी अगर दोस्त और दुश्मन एक ही जगह पर मौजूद होते थे तो वहाँ पर दुश्मन की जगह पर दोस्त के ऊपर भी आर्टिलरी सेल गिरने के खतरा बना रहता था, जिससे कोलैटरल डैमेज होने की खतरा वहाँ पे बढ़ जाता था। इसी वजह से अभी इंडियन आर्मी और आईआईटी दिल्ली के बीच एक एमओयू को साइन किया गया है, जिसमें अभी ये साथ मिलकर अभी एक सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले हैं, जो कि अभी के लिए इंडियन आर्मी की सभी 105 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी सेल्स में इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिसके बाद इसको 155 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी सेल्स में भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। इसमें एग्जिस्टिंग आर्टिलरी सेल्स में एक नई सेंसर को लगाया जाने वाला है, जो कि जब टारगेटेड एरिया में पहुंचेगा तो ये टर्मिनल फेज में जाकर अपने ही आप टारगेट को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कर पाएगा, और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी की मदद से ये दोस्त और दुश्मन के बीच भी फर्क को कर पाएगा, जिससे आर्टिलरी सेल्स की एक्यूरेसी बेहतर होने के साथ साथ हमारे जो कोलैटरल डैमेज होने का खतरा था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।